जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थी पीएसआई में। जैसा कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात कर चुके थे कि गंगा का जो मैदानी भाग है उसके वर्गीकरण यानी कि उसका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था उसकी बात कर चुके थे। तो आज हम जानेंगे कि दक्षिण का पठारी भाग है उसके विषय में क्या मुख्य बातें हो सकती हैं, उनमें चर्चा करेंगे। ठीक है, दक्षिण का पठारी भाग, ये जैसे कि दक्षिण का पठारी यूपी का कुछ हिस्सा, जैसे ये पॉइंट जो होते हैं ये दक्षिण के पठार वाले हिस्से में आते हैं और इस दक्षिण के पठार को ही हम बुंदेलखंड का भी क्षेत्र कहते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र में जो घास पाई जाती है वो है चुलास घास। यहाँ की जो मुख्य घास है वो चुलास घास पाई जाती है। ठीक है, अब इसके कुछ मुख्य पॉइंट के बारे में करते हैं। यूपी का वह हिस्सा जो प्रायद्वीपीय पठारों को स्पर्श करता है उसे हम दक्षिण का पठारी भाग कहते हैं। यानी कि यूपी का वह हिस्सा जो प्रायद्वीपीय पठारों को स्पर्श करता है उसे हम दक्षिण का पठारी भाग कहते हैं। ठीक है, और इस भाग को, इस जो भाग इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है वो है बुंदेलखंड का क्षेत्र, यानी बुंदेलखंड का पठार है। और इसकी टोटल जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है 45,200 वर्ग किलोमीटर। इसकी टोटल जो क्षेत्रफल की बात की जाए वहाँ का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 350 किलोमीटर। ठीक है, बुंदेलखंड एक ऐसा प्राचीन पठार है जो एमपी और यूपी में फैला, यानी कि जो ये देखिए यहाँ पे, ये जैसे यूपी है, यूपी का मैप, और जस्ट इससे लगा हुआ एमपी है, तो इसका कुछ हिस्सा एमपी में है और कुछ हिस्सा यूपी में टच होता है। ठीक है, इस पठार में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा कैमूर की पहाड़ियों से लगा है, यानी कि जो दक्षिण का पठारी भाग है यहाँ पे ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अपक्षय एवं अपरदन से लाल मिट्टी का निर्माण होता है, लाल मिट्टी। ठीक है, ये लाल मिट्टी किस अनाज के लिए उपजाऊ होती है, तो ये मोटे अनाजों के लिए, मोटे अनाजों के लिए उपजाऊ होती है लाल मिट्टी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस पठारी भाग में पाए जाने वाली घास, अभी ने बताया क्या कि जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसमें एक चुलास नाम की घास पाई जाती है। ठीक है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, यानी कि जो यहाँ की मानसूनी जलवायु की बात की जाए तो यहाँ की जो जलवायु है वो मानसून यानी मौसम के हिसाब से चेंज होती रहती है। इस क्षेत्र में औसत वायु यानी कि जो यहाँ का एवरेज एयर कितना है वो है 100 सेंटीमीटर, यहाँ का वायु औसत वायु है। ठीक है, बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है, यानी जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसके पश्चिम में यानी कि इस साइड वो काली मिट्टी पाई जाती है जो कि कपास के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। क्षेत्र में चंबल, केन, बेतवा आदि नदियां, यानी कि जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है इसमें चंबल नदी, केन नदी, बेतवा नदी आदि नदियां प्रभावित होती हैं। और ये चंबल नदी एक ऐसी नदी है जो कि बहुत ही ज्यादा ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा मृदा अपरदन का कार्य करती है, ये चंबल नदी। और यहाँ की मुख्य फसल की बात की जाए तो वो है गेहूं, तिलहन, ये सभी जैसे कुछ यहाँ की मुख्य फसलें हो जाती हैं। तो ये रहे हमारे कुछ दक्षिण के पठारी भागों के विषय में। लेकिन ये जो दक्षिण का पठार है इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है बुंदेलखंड का क्षेत्र और दूसरा है बघेलखंड का क्षेत्र। हम लोग बुंदेलखंड के क्षेत्र में बातें कर चुके हैं, ये दूसरा पॉइंट जान लेते हैं यानी बघेलखंड का क्षेत्र क्या है। इस पठार का विस्तार कैमूर की पहाड़ी, विंध्य पहाड़ी, मांडेर की पहाड़ी के पूर्व भाग में है, यानी कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वह कैमूर की पहाड़ी, मांडेर की पहाड़ी के पूर्व भाग में स्थित है। इस पठार के उत्तर में सोनपुर की पहाड़ी और दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ी स्थित, यानी कि जो बघेलखंड का क्षेत्र है वो दक्षिण में रामगढ़ पहाड़ी और उत्तर में सोनपुर की पहाड़ी के मध्य में ये स्थित है। ठीक है, तो ये रहे हमारे कुछ आज के दक्षिण के पठारी भाग के विषय में जानकारी।
ये आपको जानकारी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।